हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स के लिए, साइक्लोट्रॉन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन क्या है कि ये किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम आता है। मतलब आप चार्ज पार्टिकल को इसमें डालोगे, जब ये बाहर निकलेगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जितनी स्पीड आपको चाहिए उतनी स्पीड आप ले सकते हो, जितनी फ्रीक्वेंसी उसकी चाहिए उतनी फ्रीक्वेंसी आप ले सकते हो। काम क्या है इसका? रेडियो एक्टिव जो रेज होती हैं, एक्स रेज है ना, ये सब बनाने में इसका काम है। दूसरा, न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है ना, पढ़ा है ना न्यूक्लियर रिएक्शन के, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, ये सब पढ़ी है, तो उसमें इसका काम है। न्यूट्रॉन बॉम्बार्डिंग करते हैं है ना, हाई स्पीड न्यूट्रॉन। तो हाई स्पीड न्यूट्रॉन अकेले नहीं मिलते ना, हमेशा ध्यान रखना, न्यूट्रॉन हमेशा प्रोटॉन के साथ ही बॉम्बार्डिंग किए जाते हैं। अकेले नहीं मिलते, वो प्रोटॉन के साथ ही चिपके रहते हैं ना, तो उसी के साथ वो रिएक्शन करते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज होता है, तो उस चार्ज पार्टिकल को, जिसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, उसको ड्यूट्रियम बोलते हैं ना, पता है ना, तो उस ड्यूट्रियम को हम यहाँ से एक्सेलरेट कर सकते हैं, है ना। इस पर भी देखें कैसे करेंगे, और उसकी स्पीड इतनी बढ़ा देंगे कि बहुत वो हाई स्पीड से जाकर के टकराएगा और बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा। ठीक है, तो ये इसका काम है। मेन काम क्या पता लगा कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बनाने, सब्सटेंस नहीं, रेडियो एक्टिव रेज बनाने में है ना। एक्स रेज, गामा रेज अभी तक नहीं बना पाए हम आर्टिफिशियली। गामा रेज तो नेचुरल में जो होती है वो होती हैं, हम अभी उसको नहीं बना पाए। अच्छा जी, एक्सरे बना सकते हैं ना, यूवी रेज बना सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी रेज बना सकते हैं। डायग्नोस्टिक पर्पस में साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल बेसिकली कर सकते हैं। दूसरा, न्यूक्लियर रिएक्शन तो मैंने बता दिया ना। अब देखो, हमने एक पढ़ा था कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म फील्ड, है ना, सर्कुलर वे में मोशन करता था, और हमने कुछ फॉर्मूले निकाले थे। वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर जरूर देखना, है ना, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल वाला। आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी निकाला था ना, टाइम पीरियड निकाला था 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, और हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। और मैंने यहाँ से बहुत ही एक क्लियर कट रिजल्ट बताया था कि जो टाइम पीरियड होता है किसी भी पार्टिकल का घूमते हुए किसी सर्कुलर पाथ में, वो उसकी वेलोसिटी और रेडियस से इंडिपेंडेंट होता है ना। मतलब कितना बड़ा वो सर्कल ट्रेस कर रहा है या कितना छोटा सर्कल ट्रेस कर रहा है, उसको बराबर टाइम लगेगा, उस हिसाब से उसकी स्पीड एडजस्ट हो जाएगी। कोई बड़ा सर्कल ट्रेस कर रहा होगा, उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, टाइम सेम लगेगा। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी है ना, तो ये इसी प्रिंसिपल पर काम करता है साइक्लोट्रॉन। किस प्रिंसिपल पर काम करता है कि टाइम या फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द पाथ एज वेल एज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक, अब इसको इसका कैसे हम इस्तेमाल करेंगे एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में, तो चलिए पढ़ते हैं इसको ध्यान से। इसके एनिमेशन भी देखना सुंदर सी। इसमें क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। 2 डीज होते हैं इस तरह के, डी शेप में मेटल के कंटेनर होते हैं, खोखले कंटेनर है ना, ऐसे कंटेनर होते हैं मेटल के, अभी देखना एनिमेशन में भी। ठीक, तो मेटल के क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, ये मेटल के बने हैं। ओके, अब इनको आपने कनेक्ट कर देना एक ऑसिलेटर से। ऑसिलेटर मतलब एसी सोर्स, ऑसिलेटर मतलब एसी सोर्स, उस एसी सोर्स से कनेक्ट, ऑसिलेटर भाई ऑसिलेटर मतलब एसी सोर्स से कनेक्ट कर देना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है, पता है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चेंज होता रहता है। ठीक, ये रास्ता हो गया एग्जिट करने का, भाई चार्ज कहीं से निकलेगा भी तो ये एग्जिट हो गया। ऊपर एक नॉर्थ पोल रख दो या साउथ रख दो ना, ऊपर साउथ पोल रख दिया, नीचे नॉर्थ पोल रख दिया। अब सिंगल तो मिलते नहीं है नॉर्थ साउथ, तो ऊपर को फेस करते हुए यहाँ नॉर्थ पोल रख दो, यहाँ नीचे को फेस करते हुए साउथ पोल रख दो, तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ बन जाएगा, इनके डॉट, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड इसमें बना देते हैं। ठीक, और इस पूरे अरेंजमेंट को एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर बंद कर दिया जाता है। इससे पहले कि इसकी कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है, आगे पढ़े इसको, कि भैया ये ज़्यादा हैवी पार्टिकल्स को या ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकता, ये मीडियम साइज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट कर सकता है। तो क्वेश्चन है कि क्या इससे हम इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ा सकते हैं? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, तो इसमें कहीं फंस के रह जाएगा, वो नहीं एक्सेलरेट होगा। क्या अल्फा पार्टिकल की स्पीड बढ़ा सकते हैं? नहीं, अल्फा पार्टिकल हैवी होते हैं, तो उनकी भी हम उनको भी हम इससे एक्सेलरेट नहीं कर सकते। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, प्रोटॉन, इनको एक्सेलरेट किया जाता है। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, ऑसिलेटर का काम है बार बार चार्ज बदलेगा। अब आप फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दो, आपको चाहिए कि जो चार्ज बाहर निकले वो इतनी फ्रीक्वेंसी से निकले, है ना, तो फ्रीक्वेंसी आप फिक्स कर दो कि 1 सेकेंड में ये कितनी बार प्लस माइनस बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जानते हो कि इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की जो है एसी सप्लाई आती है, तो इसका क्या मतलब है, 1 सेकेंड में 50 बार वो अपने प्लस माइनस चेंज करती है, 1 सेकेंड में 50 बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, गॉट इट। तो ये मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ इस तरह से ऑसिलेटर से सेट कर सकते हो फ्रीक्वेंसी।
चलिए आप क्या करेंगे, देखो जिस चार्ज को आपको ऑसिलेट कराना है, जैसे कि प्रोटॉन हो गया तो आपने यहाँ रख दिया बीच में, ठीक, एक जगह होती है उसको डालने की चार्ज को, ठीक है, उसको यहाँ पर रख दिया, बीच में खाली जगह है, यहाँ मेटल है। तो दो चार बातों का ध्यान रखना। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेटल के अंदर से पास नहीं हो सकती, यानी कि जो मेटल के कंटेनर है खोखले, इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ओके, दूसरा याद रखना कि मेटल जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मेटल के अंदर से भी पास हो सकता है, ठीक है। दो बातें ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेटल के अंदर नहीं लगता खोखले में, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लगता है। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया ऊपर को आता हुआ। अब आपने एक चार्ज पार्टिकल रखा, ठीक है, किसी टाइम मान लो इस पर इस तरह प्लस 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 चार्ज है, ऑसिलेटर है तो प्लस माइनस अपने बदलता रहता है ना, इधर माइनस 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 चार्ज है। तो देखो यहां पर क्या है कि चार्ज रेस्ट में है अभी, और रेस्ट में जो है मैग्नेटिक फील्ड बच्चों नहीं लगता है ना। मैग्नेटिक फील्ड कब लगता है, हमने पढ़ा है, फोर्स कब लगता है, जब चार्ज मूव कर रहा हो। तो फिलहाल इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, इट विल एक्सपीरियंस ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स। और इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये प्लस माइनस, पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जो है चला जाता है, तो इसकी थोड़ी सी स्पीड जो है बढ़ गई, ठीक, इस तरह से यहां मूव कर गया। अब जैसे ही ये चलने लगा है ना, ये इस तरह सीधा नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, जैसे इसने मूव करना शुरू किया तो मूविंग चार्ज पे क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगना शुरू हो गया, और उस मैग्नेटिक फोर्स ने इसको क्या कर दिया, सर्कुलर पाथ में घुमा दिया इस तरह से, इस तरह ऐसे, ठीक, बात को समझना ध्यान से। अब ये यहां पहुंचा, और जैसे ही हमने इसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से सेट कर रखी है कि जैसे ये चार्ज यहां पहुंचेगा, जैसे ही ये चार्ज यहां पहुंचेगा, ऑसिलेटर अपनी जो पोलैरिटी है वो बदल देगा। मतलब जैसे ये चार्ज यहां पर पहुंचा तो इधर क्या आ गया, माइनस 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 माइनस, इधर क्या आ गया, प्लस 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 प्लस, ठीक। अब जैसे यहां पर पहुंचा पोलैरिटी बदल गई, तो पोलैरिटी बदलने की वजह से फिर से देखो इधर प्लस इधर माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग जाएगा, यानी कि चार्ज को इधर मूव करा देगा, ठीक है, और इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी यार, इलेक्ट्रिक फील्ड F बराबर QE लगा के पुश कर देगा, है ना, F बराबर QE और F बराबर ma, एक्सेलरेशन आ गया। और एक्सेलरेशन कब आया, जब वेलोसिटी में चेंज हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेलोसिटी बढ़ाता है ना, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी में चेंज नहीं करता, मतलब स्पीड में चेंज नहीं करता, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देता है स्पीड। तो जैसे ही ये चार्ज यहां पर आया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसकी स्पीड को और बढ़ा दिया, तो थोड़ा बड़ा सर्कल ट्रेस करेगा। सर्कल क्यों कर रहा है ट्रेस, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब ये इस मेटल के अंदर, कंटेनर के अंदर चला गया, तो जैसे ही कंटेनर के अंदर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर नहीं लगता है ना, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। तो इस मेटल के अंदर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से ऐसे घूम जाएगा सर्कुलर पाथ में, ठीक, ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमेगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। अब जैसे ही ये यहां पर आया बाहर, इससे बाहर निकला, वैसे ही देखो फिर से इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई। ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हमने ऐसे सेट कर रखी है, वो हमने ये भी देख लिया कि इसका फ्रीक्वेंसी का प्लस माइनस के बदलने का इसकी रेडियस से कोई लेना देना नहीं है ना, क्योंकि जैसे ही बड़ा सर्कल ट्रेस करता है इसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो ये उतने ही टाइम में यहां पर आता है हर बार, और ये इसका प्रिंसिपल है ना। जितना टाइम इसको यहां से यहां लगा था, उतना ही टाइम यहां से यहां, उतना ही टाइम यहां से यहां, हर बार ये सेम टाइम में बाहर निकल के आता है। ओके, देखा ना कि स्पीड का और रेडियस का टाइम से कोई लेना देना नहीं था, 2πm/qb, उसी प्रिंसिपल पर ये काम करता है। ओके, तो जैसे यहां पर आया देखो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको आगे पुश कर दिया और स्पीड बढ़ा दी, तो फिर से बड़ा सर्कल ट्रेस करे, अंदर नहीं लगा, अंदर कांस्टेंट स्पीड। जैसे यहां पर आया फिर से पोलैरिटी बदल गई, इधर प्लस इधर माइनस, फिर से पुश कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ने, स्पीड बढ़ा दी। इस तरह से आप देखोगे हर एक चक्कर में इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और ये बाहर निकल जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो आपको डी की रेडियस सेट करनी है, कितनी स्पीड चाहिए, समझ में आया। ये है वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इस तरह से काम करता है, ठीक है। जो न्यू निकल के आया था QB/2πm, दिस इज ऑल्सो नोन एज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो देखो जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि प्लस माइनस के बदलने की जो पोलैरिटी है, वो रेडियस पर, यानी कि कितना बड़ा ये सर्कल ट्रेस कर रहा है, और वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती। तो हर एक चक्कर में क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी है ना। जैसे यहां पर आया इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, मैग्नेटिक फील्ड ने गोल घुमाया, अंदर कांस्टेंट स्पीड से, अंदर नहीं लगेगा। जैसे बाहर आया फिर से बढ़ा, जैसे ही अंदर कांस्टेंट, फिर बाहर आया फिर बढ़ा, ऐसे ऐसे कर करके धूम से निकल जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो कि किस एनर्जी से बाहर निकलेगा फाइनली, है ना। तो K = ½ mv² होता है, और हम जानते हैं, हमने प्रूव कर रखा है, R = mv/qb, यानी कि जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे इसकी रेडियस बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी बढ़ रही है तो बड़ा सर्कल ये ट्रेस करता जाएगा, जबकि टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा।
ठीक है ना बच्चों। तो ठीक है, जैसे अब v की वैल्यू रख दो, v इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम, यहां पर पुट कर दो। तो k इज इक्वल टू हाफ एम, v की जगह रख दो, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एक एम से एक एम कैंसिल, तो k इज इक्वल टू आ गया क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। ये सब चीजें हम जानते हैं। कौन सा चार्ज हमने एसिलेट कराना है ये हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाना है ये पता है, रेडियस कितनी है ds की पता है, तो काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हो। या आपको काइनेटिक एनर्जी, इतनी काइनेटिक एनर्जी का प्रोटॉन चाहिए बाहर जब ये निकले तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो, तब आप ये पैरामीटर सेट करके आप साइक्लोट्रॉन को डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये था बहुत ही सिंपल सा टॉपिक साइक्लोट्रॉन। ये साइक्लोट्रॉन की रेडियस, फ्रीक्वेंसी हम पहले ही ड्राइव कर चुके हैं ना, सर्कुलर पाथ वाली चीजें, R बराबर mv अपॉन qv हम पहले ही ड्राइव कर चुके हैं, तो उसको आप पिछला लेक्चर देख सकते हो। उसके लिए ना फ्रीक्वेंसी के लिए हम पहले ही ड्राइव कर चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी ये रहा। ओके, तो अब देखो इसको एनिमेशन में समझो। अच्छा, एनिमेशन से पहले हम एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, एक दो जो इस पर पूछा जा सकता है। वैसे तो इस पर सिंपल से ही न्यूमेरिकल आएंगे, चलो देखते हैं कि इस पर किस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अ साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज 10 मेगाहर्ट्ज। तो न्यू दे रखा है फ्रीक्वेंसी 10 मेगा का मतलब 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए फॉर एसिलेटिंग प्रोटोन। तो चार्ज हो गया प्रोटोन के बराबर और मास ऑफ प्रोटोन लगभग होता है 1.6 10 टू द पावर -27 kg। ठीक, इफ द रेडियस ऑफ इट्स डीज इज 60 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ डीज, तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस है उधर रखिए 60 अपॉन 100 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटोन बीम प्रोड्यूस बाय द एसिलेटर, और काइनेटिक एनर्जी भी बताओ। ठीक है, एक तो आप मैग्नेटिक फील्ड बताओ, दूसरा काइनेटिक एनर्जी बताओ। कैसे निकालोगे, देखो न्यू का फॉर्मूला लगा दो, सिंपल है ना। तो न्यू इज इक्वल टू क्यू बी बाय 2 पाई एम, न्यू की वैल्यू रख दो 10 टू द पावर 7 हो गई है ना, 6 + 1। Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 टू द पावर -19, B हमें निकालना है 2 पाई की वैल्यू 3.14, मास हो गया प्रोटॉन का 1.6 10 टू द पावर -27। तो 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गया और ये सब चीजें उधर ले जाओ, तो B हो गया 2 × 3.14 × 10 टू द पावर -27 10 टू द पावर 7, ये डिवाइड में जाएगी, ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, प्लस 10 टू द पावर 19। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 इंटू 10 टू द पावर 26 -1, यानी कि 0.628 टेस्ला। ये काफ़ी हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है 0.628 टेस्ला। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड हमको लगाना पड़ेगा। अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, हाफ mv स्क्वायर, और उसकी वैल्यू अभी निकाली हमने, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। कर सकते हो कैलकुलेशन, क्यू की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बी हम निकाल चुके, आर पता ही है, 2m मास ऑफ प्रोटॉन पता है। ठीक है, तो इस तरह का इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ज़्यादा इसमें जो है भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बता दें इसको। देखो देखो ये गरीबी का हाल। A beam of proton passes undeflected with a horizontal velocity v। ठीक है, undeflected। देखो इसमें हम एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं, चलो साइक्लोट्रॉन के साथ आज 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 आज, और उस टॉपिक का नाम है वेलोसिटी सेलेक्टर। ये टॉपिक भी आप देखो, वेलोसिटी सेलेक्टर। देखो एक फ्री स्पेस में एक रीजन को कंसीडर करो, है ना, फ्री स्पेस में एक रीजन को जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड लगे हुए हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एक दूसरे के परपेंडिकुलर जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बच्चों क्रॉस फील्ड, है ना। तो जो फोर्स होगा किसी भी मूविंग चार्ज पर वो दोनों की वजह से लगेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस पर फोर्स लगाएगा और मैग्नेटिक भी लगाएगा। तो इस टोटल फोर्स का नाम है लोरेंज फोर्स, है ना। वेक्टोरियल सम अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना फोर्स लगाया और मैग्नेटिक फील्ड ने कितना फोर्स लगाया, इसको वेक्टोरियल ऐड कर दोगे एंगल के हिसाब से, है ना। चलिए, तो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो लॉरेंज फोर्स कितना हो गया एफ ई, या चलो मैग्नीट्यूड की क्यों बात करूं, वेक्टर की बात करते हैं, तो ये हो गया क्यू ई, है ना, एफ बराबर क्यू ई। और मैग्नेटिक कितना होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी,
क्यू आप कॉमन भी ले सकते हो, तो ये बचा ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस पी, दिस इज द वेलोसिटी सेलेक्टर। ये लॉरेंज फोर्स है ना। अब क्या हो कि हम चाह रहे हैं एक क्रॉस फील्ड बना हुआ है फ्री स्पेस में, और उस क्रॉस फील्ड से हमने एक चार्ज उसमें फेंका और वो चार्ज अनडिफ्लेक्टेड निकल गया, मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लगा है, ये तो मतलब हुआ। तो ऐसा कब हो सकता है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आने वाले चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 8 में और आगे हम डिस्कस करेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इसी मेथड से निकाली गई है, जो स्पीड ऑफ लाइट आई है। ठीक है, तो क्या मेथड है? अनडिफ्लेक्टेड वो पास हो गया, अनडिफ्लेक्टेड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस फील्ड बना हुआ है। उस क्रॉस फील्ड में से हमने एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, व्हाटएवर, उसको हमने फेंका और वो सीधा निकल गया, ना उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा ना मैग्नेटिक। तो फोर्स तो लगा होगा, इसका मतलब नेट फोर्स कितना लगा? जीरो, यानी कि लोरेंज फोर्स कितना लगा? जीरो, है ना। तो क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, यानी कि क्यू वी बी कितना लगा? साइन थीटा मैंने देखा, बता दिया कि दो परपेंडिकुलर फेंका गया है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा साइन 91 हो गया। ये जीरो होना चाहिए टोटल फोर्स उस पर, जब वो भाई कहीं गया ही नहीं, वो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ, तो टोटल फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। क्यू कॉमन लेके जीरो, तो ई कितना आया? वी कितना आया यहाँ से? माइनस ई अपॉन बी। माइनस सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है तो उसको आप छोड़ सकते हो। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? ई अपॉन बी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। इस वेलोसिटी से अगर आप चार्ज को फेंकोगे तो वो अनडिफ्लेक्टेड निकल जाता है, और यहीं से निकली स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम पढ़ेंगे 8 चैप्टर में, या पढ़ लिया है अगर आपने, तो जानते हो कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये है वेलोसिटी सेलेक्टर। ऐसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी वेलोसिटी हम सेलेक्ट करें जिससे कि चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड निकल जाए, तो आंसर क्या रहेगा? ई अपॉन बी। और वेलोसिटी कैसी है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। क्लियर है? मिटा दें? तो ये था, छोटा सा टॉपिक था, मैंने सोचा इसको भी ले लेते, इसको अलग से टाइम देने की इसमें मुझे लगता है जरूरत नहीं थी। तो अगला क्वेश्चन इसी पर बेस है, देखो। और क्या क्वेश्चन है? देखो, अ बीम ऑफ प्रोटॉन पासेस अनडिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड पास हो रही है विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v, तो वेलोसिटी दे रखी है v, थ्रू अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों लगे हैं, तो समझ जाना अनडिफ्लेक्टेड निकल रहा है तो क्या वेलोसिटी है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर हैं, वो दोनों होने चाहिए। नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ बीम, और जो फील्ड है, जो चार्ज है, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंका जाता है। इफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 50 किलो वोल्ट पर मीटर, तो 50 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, या न्यूटन पर कूलॉम एक ही बात होती है। 100 मिली टेस्ला दे रखा है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, तो 100 इंटू 10⁻³ टेस्ला रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बीम, तो अनडिफ्लेक्टेड निकल गया, तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? ई अपॉन बी, यानी कि 5, एक और जीरो इधर से चुरा लो, 10⁻² अपॉन 100 इंटू 10⁻³ तो ये आ गया 5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, है ना। इतनी तेज वेलोसिटी से फेंकना चाहिए, तब जाकर के वो अनडिफ्लेक्टेड निकलेगा। ये पहला पार्ट था। इसका दूसरा पार्ट भी है, कैलकुलेट द फोर्स विद विच इट स्ट्राइक्स अ टारगेट ऑन द स्क्रीन। तो ये स्क्रीन पर किस जो है वेलोसिटी से टकराएगा, ये भी निकालो, फोर्स से टकराएगा, सॉरी फोर्स लगाएगा। इफ द प्रोटॉन बीम करंट इज इक्वल टू, जो प्रोटॉन बीम करंट है आई, वो रखा है 0.8 मिली एम्पियर, यानी कि 10⁻³ एम्पियर। इसका मतलब समझते हैं, देखो प्रोटॉन जा रहे हैं और वो प्रोटॉन गए और टकराए स्क्रीन से, तो हमें पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक प्रोटॉन कितना फोर्स लगाएगा, है ना। प्रोटॉन की बीम है तो एक प्रोटॉन कितना फोर्स लगाएगा, ये हम निकाल लेंगे। फिर हम देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, कितने प्रोटॉन टकरा रहे हैं पर सेकंड, है ना। एक सेकंड में मान लो 10 टकरा रहे हैं, तो एक सेकंड में कितना फोर्स लगाएंगे? जितना एक लगा रहा है इंटू 10 कर देंगे, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से आप निकालोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकंड आई से, करंट से। कैसे निकालोगे? देखो हम जानते हैं कि Q होता है I इंटू टी, है ना। तो हमने क्या निकालना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकंड, तो T की वैल्यू 1 रख दो, और Q तुम जानते हो यार 1.6 इंटू Q बराबर NE, Q बराबर NE, है ना, चार्ज पता है ना, इज इक्वल टू I की वैल्यू दे रखी है, T को रख दो 1। तो यहां से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हो। I की वैल्यू रख दो 0.8 इंटू 10⁻³ अपॉन N, N की वैल्यू रख दो
ओहो अपॉन ई की वैल्यू लिख दो 1.6 10 टू द पावर -19। 8 बन जा 8, 8 टू 16, तो ये हो गया 19 माइनस 3, 16, 16 में से 1 चुराओ तो ये बचा 15 अपॉन 2, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर 15 पर सेकेंड, है ना। 1 सेकेंड में इतने प्रोटॉन टकरा रहे हैं स्क्रीन से। चलो बढ़िया। तो अब हमने क्या करना है कि टोटल फोर्स निकालना है 1 सेकेंड में कितना लगाएंगे। तो पहले 1 का फोर्स निकाल लो और मल्टीप्लाई बाय प्रोटॉन कर दो। तो बताओ फोर्स कैसे निकालते हैं। फोर्स की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये तो है फोर्स। बस हो गया, पर सेकेंड, पर सेकेंड ही फोर्स निकाल सकते हैं क्योंकि टाइम तो दिया नहीं। तो F कितना होता है m इंटू ए, m मास ऑफ प्रोटॉन, ये 1 का फोर्स है ना, फोर्स ड्यू टू 1 प्रोटॉन। तो m इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी। अब फाइनली तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना भाई। यार फाइनली टकरा के तो खत्म हो गया काम, रुक गए। तो फाइनली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, है ना। तो वो किस वेलोसिटी से गए बस वही मायने रखती है बात। और t है 1, है ना, 1 सेकेंड हम निकाल रहे हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27। u कितना दे रखा है, किस वेलोसिटी से चल रहे थे वो, कहाँ है भाई वेलोसिटी। अच्छा वेलोसिटी अभी निकाली हमने, वेलोसिटी कितनी आई थी 5 इंटू 10 टू द पावर 5, है ना। इस वेलोसिटी से जाकर के वो टकराते हैं, ठीक। अपॉन टाइम की वैल्यू 1 हो गई। अब आपको निकालना ये 1 प्रोटॉन का फोर्स है, तो फोर्स पर सेकेंड ऑफ n प्रोटॉन्स, n प्रोटॉन टकराते हैं 1 सेकेंड में, हमने निकाल लिया है। तो इसको क्या कर दोगे, n इंटू एफ कर दोगे, एफ नेट निकालने के लिए। क्लियर है। तो 5 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू ये सब 1.6 10 टू द पावर -27, 5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर सेकेंड, 1 सेकेंड में। क्लियर है। तो इसके लिए क्या हमने किया, पहले हमने एक प्रोटॉन का फोर्स निकाल लिया, फिर हमने क्या किया, उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया कि टोटल प्रोटॉन कितना फोर्स लगाते हैं, ठीक है। वहाँ n की वैल्यू हमने I इक्वल टू Q इक्वल टू IT से निकाल ली। तो ये था बढ़िया सा एकदम सुंदर से 2 टॉपिक मैंने करा दिया आज, ठीक है। अब चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और क्वेश्चन करते रहो। असाइनमेंट हमने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दी है। देखो बच्चों, ये एक साइक्लोट्रॉन की हम कंस्ट्रक्शन पहले देखेंगे। तो इस तरह से मेटल के 2 डीज होते हैं ना, डी शेप में, होलो सिलेंडर मान लो इनको आप। तो ये होते हैं इस तरह से, इनको डीज बोलते हैं। अब इनको हम एक ऑसिलेटर से कनेक्ट कर देते हैं। ऑसिलेटर क्या करेगा, अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज करता रहेगा, जिसकी वजह से ये प्लस माइनस चेंज होते रहेंगे। कभी ये ब्लू वाली डी पॉजिटिव हो जाएगी तो कभी ये ऑरेंज वाली डी पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। इस तरह से ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर चेंज होते रहते हैं। ये हम फ्रीक्वेंसी एक पहले से सेट करके रखते हैं कि भाई इतनी टाइम बाद ये जो है अपनी पोलैरिटी बदलेगा, ठीक है। तो देखो आप देख रहे हो कि इस तरह से चार्ज ऑसिलेट करता रहेगा, कभी प्लस इधर, कभी माइनस इधर, कभी प्लस इधर, कभी माइनस इधर, है ना। और इस साइक्लोट्रॉन यानी कि डीज के नीचे हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देते हैं, नॉर्थ पोल ऊपर को फेस करता हुआ। ऐसे ही एक ऊपर लगा देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसका साउथ पोल नीचे को फेस करता है ना। इसकी वजह से नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ, यानी कि डॉट वाला जो मैंने बताया था, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया इस तरह से। और ये डीज जो हैं ये अपनी पोलैरिटी बार बार चेंज करते रहते हैं, जो हमने ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है। और इस पूरे सिस्टम को हम एक तरह से इस तरह से वैक्यूम चैम्बर में जो है रख देते हैं, है ना। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को डील करना है तो वैक्यूम चैम्बर में तो रखना पड़ेगा, है ना। अब हम देखेंगे, समझेंगे इसको कि किस तरह से काम करता है। तो हमने पूरा कंस्ट्रक्शन इसका समझा कि डीज का काम क्या है और ऑसिलेटर का काम क्या है, किस तरह से वेलोसिटी चेंज होगी। तो जिस भी चार्ज को आपको ऑसिलेट करना है, जैसे कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन न्यूट्रॉन कहलाता है, उसको आप इस तरह से इस स्पेस में रख देते हैं। तो आप जानते हैं कि स्पेस में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ना। स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और मैग्नेटिक भी लग रहा है। तो इनिशियली जब ये रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड तो उस पर काम नहीं करेगा, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स तो काम करेगा ना। इलेक्ट्रिक फोर्स तो रेस्ट पर भी लगता है। तो F = QE, ये फोर्स लग जाएगा। और यार F = ma भी होता है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आ जाएगा मतलब इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो जैसे ही हम इस चार्ज को बीच में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, उसने इसकी स्पीड बढ़ा दी, स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया, है ना। अब देखो जैसे ये बच्चों यहाँ पर जाता है, देखा ना यहाँ पर, तो डीज के अंदर ही जाता है। तो डीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ लगता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लगता है तो अंदर वेलोसिटी इसकी चेंज नहीं होती। अब जैसे ये बाहर आता है तो हमने ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी को इस तरह से सेट किया है कि जैसे ही ये बाहर आएगा वैसे ही इसकी पोलैरिटी बदल जाएगी, ठीक है। तो पोलैरिटी बदलेगी तो फिर से क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो क्या होगा,
वेलोसिटी फिर से बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ गई तो देखो ये बड़ा सर्कल ट्रेस करेगा। फिर से जैसे ही दूसरे वाले डी के अंदर से बाहर आया, फिर से इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को फेस किया, और फिर से पोलैरिटी क्या हो गई, रिवर्स हो गई, क्योंकि ऑसिलेटर की हमने फ्रीक्वेंसी पहले से सेट कर रखी है। तो जैसे ये बाहर आया वैसे ही देखो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, तो फिर से एक बड़ा सर्कल ट्रेस करेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। हम जानते हैं R = mv/qb, वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ जाएगी, है ना। तो देखो एक नया बड़ा सर्कल ट्रेस करेगा। फिर ये जब डीज के अंदर जाएगा तो डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो लग नहीं रहा, तो अंदर तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमेगा, और फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम करके ये बाहर आएगा। फिर से जैसे ये D1 से बाहर आएगा, फिर से ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी, क्योंकि टाइम पीरियड जो होता है इसके घूमने का वो तो वेलोसिटी या रेडियस पर डिपेंड नहीं करता, qb/2πm वो तो फिक्स है ना। तो ये बराबर टाइम लेता है बार बार बाहर आने में, और इसी टाइम के अंदर पोलैरिटी डीज की रिवर्स हो जाती है, तो फिर से रिवर्स हो जाएगी, फिर से फोर्स लगेगा, और हर बार देखो इस तरह से ये बड़ा सर्कल ट्रेस करता रहेगा, और जैसे ही इसकी रेडियस बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी ऑब्वियसली बढ़ती रहेगी। तो एक बहुत ही खतरनाक वेलोसिटी से बाहर निकलता है एग्जिट पोर्ट से, ठीक है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से काम करता है। अब वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ती रहेगी, वो आप डिसाइड कर लेंगे कि कितनी वेलोसिटी आपको चाहिए, उस हिसाब से हम इस डीज को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो उसको देखते हैं कि एक्चुअल में किस तरह का दिखता है। तो एक्चुअल में साइक्लोट्रॉन इस तरह का होता है। ये जो पोर्ट दिखाया गया है तो इस तरह से बाहर निकलता है, और ये टारगेट से जा कर के टकराता है।